Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 6 of atomic structure. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को। तो इस बोहर के एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें पुरानी कर लेते हैं। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा था, देन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा था। फर्दर थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको आप प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी एटम है उसके स्फीयर में कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है थ्रू आउट द स्फीयर, पूरे स्फीयर में फैले पड़े हैं और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं बीच में एम्बेडेड है। इसे वाटरमेलन के मॉडल के तौर पे देख सकते हो कि वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन होता है कंप्लीटली दैट इज अ प्रोटॉन, और बीच बीच में जो ब्लैक कलर की शीट दिखती है उसको इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, जो एम्बेडेड फॉर्म में। बट उसी समय रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है और रदरफोर्ड साहब कहते हैं, मतलब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया था और इन्होंने क्या किया था, गोल्ड के फॉइल पे, जो बहुत थिन फॉइल थी गोल्ड के फॉइल पे, लेकिन उन्होंने बम्बारमेंट कर दिया था। तो जैसे इन्होंने गोल्ड फॉइल पे बम्बारमेंट किया था, उस कंडीशन में क्या इनको मिला देखने को कि गोल्ड फॉइल को अल्फा रेज ऑलमोस्ट पेनिट्रेट कर दे रही है। मतलब मोस्टली अल्फा रेज 99.9% के आसपास अल्फा रेज क्या हो रही थी, बिना डेविएट हुए सीधे सीधे निकल जा रही थी। और अल्फा चूंकि पॉजिटिव नेचर का होता है बच्चे, तो इसको डेविएट होना था, इस पे कुछ स्ट्राइक होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, सीधे सीधे निकल जाता। तो इनके एक्सपेरिमेंट वेल प्रूफ कर रहे थे कि जो एटम का ऑलमोस्ट रीजन है वो एम्प्टी है। और भी बहुत सारे सेगमेंट उन्होंने देखा था कि अल्फा रेज कभी कुछ रेज ऐसे थे जो डेविएट हो रहे थे, तो उसका लॉजिक वगैरह उन्होंने बताया कि क्या है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पूरे के पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटम के स्फीयर में कर रहे हैं। ये उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला कि इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल 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 सा घूमता है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जैसे पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ जो गोल गोल सा मैं बना रहा हूँ ना, ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इसकी कोई संख्या काउंटिंग नहीं होती है। और उनके अकॉर्डिंग भैया कहीं भी तुम इलेक्ट्रॉन को घुमा दो, किसी भी सर्कुलर पाथ पे, कंडीशन बता कि सर्कुलर पाथ होना, मतलब सर्कुलर पाथ होना चाहिए, इतना ही कंडीशन था। कहाँ पे होना चाहिए, किस वाले में घूमना चाहिए, इसका कोई उनको कंडीशन नहीं दिया उन्होंने, कहा कि कहीं भी घुमा दो। तो उसी समय मैक्सवेल होते करते थे, ठीक है ना, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने कहा, इन्होंने अपनी चीजें प्रूव भी की थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है ना, मतलब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रही है, दैट मीन्स यहाँ चार्ज पार्टिकल क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है बच्चे, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, मतलब उससे एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी इमिट होती है। कोई भी यहाँ पे ऐसे सर्कुलेट फॉर्म में करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो उसको एनर्जी लॉस होने वाली, मतलब एनर्जी एमिट होने वाली है। और अगर ये एनर्जी एमिट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ से एक रेडिएशन निकलेगा। तो चूंकि चार्ज कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो एक्सलेट हो रहा होगा, तो कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस हो रही होगी। तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था मुझे, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। रेनबो इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसके बारे में ऑलरेडी पीछे क्लास में बता दिया और आगे क्लासेस में डिटेल करेंगे। बट स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूअस मिला नहीं। स्पेक्ट्रम कैसा मिल रहा था, डिस्क्रीट फॉर्म में, टूट टूट के मिल रहा था। रेड आ रहा था, बीच में ब्लैक आ रहा था, फिर उसके बाद ब्लू कलर, फिर बीच में ब्लैक, फिर येलो, ऐसे कलर कलर करके, मतलब ये डिस्क्रीट फॉर्म में मिल रहे थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड साहब के पास नहीं था। सेकेंडरी चीज क्या प्रॉब्लम आई थी इनके एक्सपेरिमेंट में कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस अगर एनर्जी लॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स समवे समहाउ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करते 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 क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा है कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और इस तरह से न्यूक्लियस में जैसे ही गिरेगा, एटम तो नष्ट हो गया, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। और एटम डिस्ट्रॉय मतलब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय, तुम्हारे अस्तित्व ही खत्म, सबके अस्तित्व खत्म, जो होता नहीं है। तो ये ड्रॉबैक के तौर पे था इनका। रदरफोर्ड के मॉडल बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफी हद तक एलोबरेट किया, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताया कि किधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रहना चाहिए, कई सारी उन्होंने बातें की। बट कुछ बातें ऐसी थी जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, वो नहीं दे पाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। ये बोहर के एटॉमिक मॉडल आने से पहले, उस समय मैक्सवेल ने क्लासिकल वेव थ्योरी दे रखी थी, और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी कोई, मतलब कोई भी बॉडी को अगर हीट करेंगे, अगर उसका टेम्परेचर आसपास के सराउंडिंग से ज्यादा है, मतलब लेट सपोज कि आपने क्या एक लोहा गर्म कर दिया, तो लोहा गर्म कर दिया तो लोहा अब हीट हो चुका है, अब हट जाओ, मतलब जो भी सोर्स था गर्म करने का उसको हटा दो। तो इस कंडीशन में लोहा इस सराउंडिंग के कंपेयर में क्या है, हीटेड है, गर्म फॉर्म, मतलब हॉट है।
ऐसे कंडीशन में इससे रेडिएशन होगा बच्चे, और ये रेडिएशन कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सिमिलरली सन के साथ है, सन एक हॉट बॉडी है, मतलब पूरा आग का गोला है, तो इससे जो लाइट निकल रही बच्चे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो मैक्सवेल ने कहते हैं, मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से क्या थी कि कोई भी रेडिएटिंग एनर्जी है दैट इज नथिंग इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें दो वेव चल रही हैं, ये मैक्सवेल साहब कहते हैं। बट इसी थ्योरी का यूज करके ब्लैक बॉडी को, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हो रही थी, ये भी तो रेडिएट ही कर रहा है, इससे भी तो एनर्जी बाहर ही निकल रही है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फेनोमेनन को समझाना पॉसिबल नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाना संभव नहीं था, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज साहब एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे, ठीक है ना, लेटर ऑन इसको आइंस्टीन आगे बढ़ाए रहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाना पॉसिबल नहीं हो पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं, मतलब ब्लैक बॉडी में क्या था, वे वो कुछ कंडीशन ग्राफ बन रहे थे, वो क्लासिकल थ्योरी कहती है ऐसे ग्राफ बनेगा, बट एक्चुअल में ग्राफ कैसे बन रहा था, कुछ इस तरह से बन रहा था, ऐसे करके जा रहे थे। इन सब का एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास नहीं था, मतलब क्लासिकल वेव थ्योरी के पास नहीं था। तो उसी समय एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैक्स प्लैंक। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इन्होंने कहा ऐसा है कि जो आप ये कह रहे हो ना, जो कोई भी हॉट बॉडी है उससे हीट से अगर मतलब वहां से रेडिएशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब वेव है वो, ऐसा इसको वेव ना कह के हम क्या कहेंगे, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। जो लाइट है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलता है, और ये कुछ और नहीं है, पैकेट ऑफ एनर्जी ही है। और इसके बंच को, मतलब इसके गुच्छे को उन्होंने कहा क्वांटा, और एक को उन्होंने क्वांटम नाम दिया। एक को क्या नाम दिया, क्वांटम। द मैन हु बर्थ द क्वांटम फिजिक्स, इसने क्वांटम फिजिक्स की स्टार्ट की थी। एक क्वांटा, क्वांटम मतलब क्वांटम फिजिक्स जो बोलते हो, वो क्वांटम वर्ड तुम उठा रहे हो ना, ये मैक्स प्लैंक है। तो उन्होंने कहा कि ये क्वांटम है, और फोटॉन मतलब लाइट के केस में फोटॉन को हम क्वांटम कहते हैं। यहां तक बातें हमने चर्चा कर ली थी। अब चूंकि ये जो कहानी था मैक्स प्लैंक का, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है, ये दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे कि लाइट के पार्टिकल नेचर को। बहुत डिटेल सीखना है तो इसके पीछे वाले लेक्चर्स में जाइए, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये वाला मतलब ये जो थ्योरियां आ रही थी मैक्स प्लैंक की, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले जो कंडीशंस आ रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, मतलब वो प्रूफ कर रहे थे कि लाइट एक पार्टिकल है। बट इन्हीं थ्योरी के थ्रू जो मतलब इन्होंने प्रूव भी कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल है, लेटर ऑन आइंस्टीन भी आगे बढ़ाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और इस बात को कह देते हैं कि हाँ लाइट कार्पस्कुलस है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज पैकेट ऑफ एनर्जी, उसको क्वांटा कहा जाएगा। पूरी कहानी उन्होंने मान लिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा प्रूफ भी किया। अब यहाँ कहानी ये उड़ जाती है, फिर लाइट है क्या, क्यों, क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी फेनोमेनन को, जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ना रहेगा फिजिक्स के अंदर, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फेनोमेनन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पार्टिकल नेचर समझा नहीं पा रहा था। बट वहीं जब वेव थ्योरी की बात करें तो वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पा रहे थे। ऐसे कंडीशन में साइंटिस्टों ने कहा कि लाइट के पास ड्यूल नेचर है, मतलब यहां से लाइट के ड्यूल नेचर का बर्थ होता है, ये जन्म ले लिया लाइट का ड्यूल नेचर ने। उन्होंने कहा कि लाइट जो है हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करती है, कभी लाइट पार्टिकल जैसे बिहेव करेगी तो कभी लाइट आपके वेव की फॉर्म में बिहेव करेगी। तो ये दोनों चीजों को लेके आज के टाइम में सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं। तो ये चीजें डिस्कवर हो गई होती हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल के आने से पहले, ये सभी चीजें डिस्कवर हो रही थी। ये जो प्लैंक साहब थे, इन्होंने क्वांटाइजेशन के बारे में बात किया, जो इलेक्ट्रॉन पैकेट ऑफ एनर्जी चल रही है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी के फॉर्म में, मतलब जो ये रेडिएट हो रही है एनर्जी वो क्या हो रही है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रेडिएट हो रही है। मतलब बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी थी, क्वांटाइजेशन वगैरह के बारे में इन्होंने चर्चा कर दी थी। तो ये सारी बातें अब बोहर साहब के पास पहले से ही पड़ी हैं। मतलब इन्होंने जब ये मॉडल दिया, उस कंडीशन में इन्होंने इस बात को पहले से दिमाग में रख लिया था कि जो भी लाइट की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेडिएशन हो रहा है, अब वो रेडिएशन, वो वेव दो नेचर रखता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, दोनों को मिला के इनकी थ्योरी आती है। बोहर के एटॉमिक मॉडल काफी हद तक प्लैंक से इंस्पायर्ड रहती है। प्लैंक के क्वांटाइजेशन मॉडल को काफी हद तक बोहर के एटॉमिक मॉडल ने एक्सेप्ट किया है और उसी को आगे उसने पढ़ाया हुआ है।
तो स्टार्ट करते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल्स को। ये पूरा थ्योरेटिकल है, मैं इसके लॉजिक को समझाता चल रहा हूँ, बाकी तो स्क्रीन पे आपको सारी चीज दिख ही रही है। पहला स्टेटमेंट सेम रदरफोर्ड की तरह था कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है और बच्चे सारे न्यूक्लियस में सभी पॉजिटिव चार्ज यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी हैं वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू दी एटम के। एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत 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 छोटा है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक 5 किलोमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दो और बीच में एक छोटा सा बॉल डाल दो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो छोटे से बॉल की क्या ही औकात है इस 5 किलोमीटर के रेंज वाले जमीन की, मतलब ग्राउंड की। बहुत बड़ा ग्राउंड हो गया ना, 5 किलोमीटर, यहाँ सर्कल घुमा दो 5 किलोमीटर और बीच में एक छोटा सा बॉल रख दो। छोटा सा बॉल न्यूक्लियस है और बाकी ग्राउंड तो आपके क्या है, एटम के, मतलब स्फीयर है। तो इतनी डिफर होती है साइज के अगर टर्म में हम बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सेम रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने ये बात भी कही थी कि एटम के न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसली है, ठीक है ना, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ये भी हम न्यूक्लियस को वर्ड यूज करें, मतलब न्यूक्लियस का बर्थ किसने दिया अगर कोई पूछ भी ले तो रदरफोर्ड का नाम आएगा, इनका नाम नहीं आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो वही था सेम से। सेकंड स्टेटमेंट क्या आता है, सेकंड स्टेटमेंट ये कहते हैं इंपॉर्टेंट है, जो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब नेगेटिवली चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और कौन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के सर्टेन, मतलब यहाँ पे कहा नहीं होगा, किसी निश्चित पाथ पे, सर्टेन यहाँ पे कहा, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ सर्टेन पाथ, मतलब किसी फिक्स्ड पाथ पे रोटेट करता है। इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ, आपको मालूम है ऐसे सेल बना सकते हैं, इनफाइनाइट सेल बनते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कहीं पे भी रोटेट नहीं कर सकता है, इसको रोटेट कराना है तो किसी एक फिक्स्ड पाथ पे रोटेट कराना पड़ेगा, जिसको उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब इस इलेक्ट्रॉन अगर ये इस पाथ पे घूम रहा है तो इस अपने फिक्स पाथ पे घूम रहा है, और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड पाथ पे घूमता है तब तक यहां से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होने वाली है। देयर इज नो एनर्जी लॉस। खत्म हो गया मैक्सवेल के समस्या। चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन को अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्टेशनरी ऑर्बिट होती है जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है ना। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है ना, तो ग्राउंड स्टेट होता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट स्टेबल, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोर स्टेबल देन एनी कंडीशन। भाई और कोई भी स्टेज लेके जाओगे उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से एक बार सुन लो, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करेगा, किसी फिक्स पाथ पे रोटेट कराओ और जिस पाथ पे रोटेट करेगा उस पाथ को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया, वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होने वाला। प्रोवाइडेड का हानि क्या बोला, जब तक कि यह इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट को छोड़ नहीं देता। सिमिलरली तुम्हारे साथ ही वही कहानी है, जब तक तुम घर पे रहते हो, डू यू पे एनी रेंट, घर में रहने का, अपने घर में हो तब तक कोई किराया पे करते हो, नहीं करते हो। बट यही अपने शहर को छोड़ के कहीं बाहर जाके रहो तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। कब तक रेंट पे करोगे, जब तक तुम उस घर में रह रहे हो। फिर उस घर से जब अपने घर में आओगे फिर से रेंट पे करना बंद कर दोगे। यही इलेक्ट्रॉन के साथ सेम है, जब तक अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में है तब तक इसको कोई एनर्जी रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है। बट जैसे ही दूसरे सेल में चला जाएगा या फिर निचले वाले सेल में चला जाएगा, ऐसे कंडीशन में एनर्जी क्या करेगा, वो या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा। और ये फिर यहाँ से स्पेक्ट्रम की कहानी शुरू हो जाएगी। जब वो पुनः अपने सेल में रिटर्न आ जाता है, मतलब अपने पुनः अपने ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाता है, फिर से एनर्जी का लॉस करना बंद कर देता है। इंटरेस्टिंग है ना। और ये जो ऑर्बिट है, जो मैंने बोला सर्टेन पाथ, ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जानते हो पहले सेल को के कहते थे, फिर एल कहते थे, क्लास 9 में पढ़ा है, फिर एम कहते थे, फिर एन कहते थे। तो ये के एल एम मतलब 1 2 3 4 की बात हो रही है। एन का मान या तो 1 होगा, एन का मान या तो 2 होगा, एन का मान या तो 3 होगा। एन का मान नॉट इक्वल टू 1.5, एन का मान 1.5 नहीं रख सकते हो, एन का मान 2.5 नहीं रख सकते हो, एन का मान माइनस नहीं रख सकते हो, मतलब फ्रैक्शनल नहीं रख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हो, कि आपका 1 2 3 4 ही होगा। दैट इज व्हाट क्वांटाइज्ड। या तो 1 वाले में होंगे या 2 में, इसमें बीच में नहीं ला सकते हो। इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तुम चाहो तो बीच में भी स्केलिंग कर सकते हो भाई। किसी चीज किसी पॉइंट के इर्द गिर्द कितने तुम सर्कुलर पाथ बना सकते हो, इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ बना सकते हो। तो यहाँ पे भी तुम बना सकते हो, बट ये एन 1.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे एन 1 चाहिए या तो 2 चाहिए तो 3 चाहिए। दैट इज व्हाट क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, इसी को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया, ठीक है ना। होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपसे,
कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ना, फिर से देखो यहाँ पे आ जाओ, जो ये प्लस है, तो इस पॉजिटिव मतलब ये न्यूक्लियस के इर्द इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, भाई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो यहाँ पे मोमेंटम कैसा होगा, एंगुलर होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चे, ये आपका बराबर होगा h अपॉन 2 पाई के, मतलब ये क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल के। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, या तो h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, या तो 2h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, या तो 3h अपॉन 2 पाई के बराबर, मतलब यहाँ भी वही कहानी है, या फिर लास्ट में बोल दो फाइनली कोई नंबर होगा तो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। अब n का मान क्या हो सकता है, या तो 1, फिर वही कहानी, वही बात है 2, या तो फिर 3, या तो 4, या तो 5, 1.5 माइनस 0.5 ऐसी वैल्यू n की यहाँ नहीं हो सकती है। एंग्लो मोमेंटम का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, राइट द एंग्लो मोमेंटम इक्वेशन गिवन बाय द बोहर, ठीक है ना। तो बोहर के हिसाब से एंग्लो मोमेंटम आपको बताना है, तो क्या बताएंगे, एम वी आर इज वॉट क्वांटाइज्ड ऑफ एच अपॉन 2 पाई, मतलब एन एच अपॉन 2 पाई, कि एन एच अपॉन 2 पाई वाले में ही घूमेगा, या तो पहले वाले सेल में घूमेगा, या तो दूसरे वाले सेल में घूमेगा, या तो तीसरे वाले सेल में घूमेगा, यही सिस्टम आपका चलेगा, ठीक है ना। होपफुली ये भी क्लियर है, ठीक है। अब हर एक ऑर्बिट जो होता है बच्चे, इसको एक एनर्जी लेवल दी जाती है, मतलब इसको एक फिक्स्ड एनर्जी, ये इसकी एनर्जी कुछ फिक्स्ड होगी, इसकी कुछ फिक्स्ड होगी, इसकी भी कुछ फिक्स्ड होगी। जैसे मैं इसका बोलूं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस तरह से क्या, -13.6, इस तरह से क्या होता है, हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है, इसको एनर्जी, जिसको के एल एम एन बोलते हैं ना, के की अपनी एनर्जी है, एल की अपनी एनर्जी, एम की अपनी, एन की अपनी एनर्जी है। हर सेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, मतलब सेंटर से आगे की तरफ, मतलब इफ यू आर इंक्रीजिंग द रेडियस, जैसे जैसे तुम रेडियस को बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं पहले वाले सेल को बोलूं E1 है बच्चे, दूसरे वाले सेल को E2 बोल दूं, तीसरे वाले सेल को E3 बोल दूं, तो E3 की एनर्जी E2 और E1 से ज्यादा होगी, E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा होगी, E1 तो खैर पहला सेल ही है। मतलब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सेल की एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब इस सेल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी रखना होगा, यहाँ से कहने का मतलब इस सेल की एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको एनर्जी भी ज्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक पॉइंट समझ में आया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बोहर ने क्या किया, रेडियस निकाल दिए अपने एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे, एनर्जी निकाल के दिया आपको और वेलोसिटी निकाल के दिया। तो चलो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करते हैं। हालांकि आपकी ये क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो रेडियाई ऑफ वेरियस ऑर्बिट निकालने की कहानी, मतलब किसी भी ऑर्बिट की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक एटम था, इसका अपना एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ऑब्वियसली एक एटम है तो उसका न्यूक्लियस तो होना ही होना है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, मतलब घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे घुमा दीजिए ऐसे। तो एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, दैट्स नॉट मैटर, मतलब सिमिलर चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इनके बीच एक फोर्स काम करेगा बच्चे, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टैटिक वर्ड का मीनिंग इतना ही है कि जो हम चार्ज लेंगे, उस चार्ज, मतलब दो चार्ज लिए, दो चार्ज एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी रेस्ट, दोनों चार्ज रेस्ट में होगा तो भी स्टैटिक की कहानी होगी, और कोई एक चार्ज रेस्ट पे है तो भी आपका स्टैटिक वाली कहानी चलती है। अगर दोनों चार्ज मोशन में रहेंगे तो फिर वहां पे स्टैटिक नहीं रहेगी। तो यहाँ देखो न्यूक्लियस आपका स्टेबल रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक स्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। बोहर साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट अ सर्टेन पाथ, किसी पाथ पर रिवॉल्व करता है। तो ये रिवॉल्व कैसे करता है, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। वेरी गुड, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, खींच के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो उन्होंने ये भी बात स्टेटमेंट जोड़ दी थी कि जो ये घूम रहा है, यही तरीका है निकालने का भी, उस स्टेटमेंट में ये चीजें थी, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ ताकि फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी तरह से काम कर रहा है जैसे हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। सन के इर्द, मतलब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम रही है। मतलब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के अंदर फोर्स, मतलब केंद्र की तरफ फोर्स लगे घूमना क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है अगर देखोगे तो वो एम वी स्क्वायर
अपॉन आर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये कौन सा फोर्स है? कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, क्लास 12 में आपको पढ़ना है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर बच्चे डिस्टेंस होता है, तो देखो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो प्लस से नेगेटिव का जो डिस्टेंस है उसमें से गोला पकड़ के खींच दो तो एक रेडियस तो बन जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, गोला पकड़ के खींच दो एक रेडियस बन जा रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे आर क्या है? रेडियस का रोल प्ले कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे? Q1 Q2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस निकालेंगे। एक रेडियस से तो यहाँ रेडियस कहानी खत्म, एक आर से आर खत्म हो गया, दो चार्ज के बीच की दूरी थी, खत्म कहानी है। अब यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू रखो, तो बच्चे यहाँ पे अगर इसको Q2 बोलूं इसको Q1 बोलूं, तो Q2 ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल सा, तो Q2 की वैल्यू तो जस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट Q1 की बात करें तो Q1 कितना होगा? अगर मैं तुमसे कहूंगी चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, साइड में मैं यहाँ करता हूँ, यही पूछ लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, याद आ रहा? नहीं याद आ तो फिर याद कर लो। कितने पॉजिटिव चार्ज? तो कहोगे जितना एटॉमिक नंबर उतने पॉजिटिव चार्ज, और ये बदलते नहीं है, चाहे चार्ज ये चार्ज पार्टिकल हो चाहे अनचार्ज पार्टिकल हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। 11 प्रोटॉन है, तुमने क्या कर दिया, जितने प्रोटॉन उसकी काउंटिंग कर दी, नहीं, एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन का मल्टीप्लाई कर दिया। कैल्शियम 20 होता है, तो 20 में क्या कर दिया, हर प्रोटॉन मतलब एक एक प्रोटॉन का मल्टीप्लाई करो तो 20 प्रोटॉन हो गया। भाई एक एक करके 20 जोड़ दो या 20 गुणे 1 कर दो, बात तो एक ही हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे पता नहीं कितने प्रोटॉन है, तो हम बोलेंगे इसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो जेड इंटू प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन के लिए यहाँ पे हम पी ना लिख के ई लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, उसी को तो प्रोटॉन कहते हैं। अब यहां से देखो तो क्या कहानी मिल रहा है, एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई इंटू ई अपॉन आर। इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चे तो क्या मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर, आर इधर चले जाएंगे, बराबर के जेड ई स्क्वायर। मिल गया, ठीक है। आर बराबर हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। आर निकालने से पहले एक छोटा सा काम करो तो, एक्चुअली जितने भी हम एक्सप्रेशन लेके आएंगे, रेडियस लेके आएंगे, उसको भी सेल नंबर मतलब एन और जेड एटॉमिक नंबर इसी के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो एनर्जी होगा, चाहे आपका ये रेडियस निकल रहा है, चाहे आपका वेलोसिटी निकलेगा, सबको जेड और एन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब जेड और एन इसमें लेके ही आना है, मतलब कहीं से कहीं जेड और एन घुसा देना है। रिएक्शन तो यहीं पे आ गया, आर बराबर के जेड स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर, ये भी निकाल दोगे, रेडियस निकल गया। बट नहीं, हम क्या करेंगे, हर हर एक फॉर्मूले को जेड और एन के टर्म में लेके जाएंगे। तो जेड और एन के टर्म में ले जाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक चूंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है, एम वी आर क्या होता है बराबर बच्चे, अभी जस्ट पढ़ा, क्वांटाइज होता है एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, तो एन एच अपॉन 2 पाई रख दीजिए। अब इस एम वी आर के जगह पे क्या करेंगे, इसको देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। तो ऐसे कंडीशन में पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको देखो, एम वी आर, एक स्क्वायर वी को मैं साइड में कर दूं यहाँ पे वी, ठीक है ना, के इज व्हाट, ये कांस्टेंट होते हैं बच्चे, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 स्क्वायर होती है, जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर मैं आर की बात करूँ, एम वी आर की वैल्यू बात करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चे, एम वी आर, कोई फायदा नहीं है, मुझे तो आर चाहिए ना, आर को मत गायब करो, रुक जाओ, आर को छोड़ दो। तो एम वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम वी आर, ठीक है, एम वी आर की वैल्यू एन एच पॉइंट 2 पाई हो गया। यहाँ तो वी की वैल्यू आ जा रही, मुझे आर बचाना है, तो आर बचाना तो पड़ेगा क्योंकि रेडियस की फॉर्मूले निकालने हैं। तो चलो स्टार्ट हो जाए, आर बचा लो। तो वेलोसिटी निकालो, एक काम करो, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू रखो, तो वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करना, मैथ है और कुछ नहीं है, एन एच अपॉन, एक मिटा लूँ थोड़ा सा, क्यों इसी में घसीट रहा हूँ, है डिजिटल बोर्ड है, जब चाहो तब मिटाओ, एन एच अपॉन 2 पाई, वी निकाल रहा हूँ, तो एम आर आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो एम आर का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वी की वैल्यू उठा के पुटअप कर दो यार, ज्यादा टेंशन ना लो। तो एम आर, वी की वैल्यू रखना, तो मतलब एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, इस पूरे का होल स्क्वायर, बराबर के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें कट सकती है, एम आर से एक एम आर तो गायब हो जाएगा, सॉल्व करूँ तो अगले स्टेप में, एम आर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई को 4 पाई स्क्वायर कह सकते हो, इसको एम स्क्वायर कह सकते हो, इसको आर स्क्वायर कह सकते हो। एक एम से एक आर से कैंसिल आउट कर दो, एक आर बच रहा है, के जेड ई स्क्वायर।
हमें आर निकालना था। एक काम करो, आर को इधर भेज दो, बाकी के जेड स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ। ठीक, कंडीशन तो यही करना है। तो आर बराबर फाइनली क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, देखो तो आर बराबर, ये आर इधर चले गए और बाकी चीजें नीचे आ गई। तो आर बराबर क्या मिल रहा है, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर तो ऊपर कांस्टेंट है ही है, नीचे क्या जा रहा है 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, और भी कुछ बच रहा है, एक एम भी बच रहा है, एम। कितनी वैल्यू बच जा रही है आर की वैल्यू। अब देखो बच्चे, ये एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को छोड़ दो, एन तो कोई भी सेल हो सकता है 1 2 3, इसको छोड़ दो। एच को पकड़ो, ये 4 पाई को पकड़ो, कांस्टेंट होता है। के एक कांस्टेंट टर्म है, जेड एटॉमिक नंबर बदल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल नहीं सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल नहीं सकता, मतलब ये सभी चीजें कांस्टेंट है। और जब इन सभी कांस्टेंट वैल्यू को रखते हो तो एंगस्ट्रॉन में जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। अगर जेड हाइड्रोजन है तब, ठीक है ना, 1 मिलना पड़ेगा। जेड हाइड्रोजन है तब, अगर जेड हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एन स्क्वायर बाई जेड करके फॉर्मूला बन जाएगा। चलो एक काम करो, जेड को हम हाइड्रोजन न मान के बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि बोहर का जो एक्सपेरिमेंट था सब जेड पे ही था, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन पे ही था, तो जेड को साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जेड बगल में आ गया, तो एन स्क्वायर बाई जेड ये करके आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। ये रेडियस का कैलकुलेशन हो गया, समझ में आया कैसे हुआ। अगला देखो, अगला कैलकुलेशन है एनर्जी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेडियस आपको निकालना है तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी पहले पता होना चाहिए टोटल कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देने से मिल जाएगी, आप सभी को मालूम है। अब हाँ भाई, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब ई टोटल तुम्हें मालूम हो चुका है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्लास 12th में आके फिर से आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है, जो मैं अभी यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपको मालूम होना चाहिए। U इज इक्वल टू नथिंग के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होता है वो R होता है, यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे। इसके अंदर वैल्यू जो होती है साइन के साथ पुटअप करते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी के, Q1 तो चार्ज था जेडी, और Q2 क्या था माइनस ई, अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ से ई की वैल्यू बच्चे क्या निकल जा रही है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, राइट। ये ई का एक इक्वेशन बन रहा है आपका। अब हम क्या करेंगे, इस एम वी स्क्वायर की, चूंकि आप देखो एक कहानी देखो, इसके पीछे हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर हम लोगों ने क्या किया था, के जेड ई इंटू ई, मतलब जेड ई स्क्वायर। अच्छा, फोर्स के टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, जो चार्ज की वैल्यू रखते हैं Q1 Q2, तो यहाँ पे माइंड में वैसे यहाँ माइनस क्यों नहीं रखते हैं, तो फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे माइनस पुटअप नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है फोर्स में, तो वहाँ हमें माइनस पुटअप करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब क्लास 12 में आपको समझ में आ जाएगा। के क्यों होता है, के जेड स्क्वायर, मतलब ई इंटू ई जेड स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या होता था बच्चे, डिस्टेंस मतलब आर का स्क्वायर होता था, ये आर से आर कट जाता था, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर दें, पुटअप कर दें यहाँ पे एम वी स्क्वायर में, तो पुटअप करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसलिए ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, माइनस एम वी स्क्वायर तो तुम्हें वैल्यू रखना है, के जेड ई स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये क्या देखने को मिल रहा है, ये तो एक ही जैसी वैल्यू दिख रही है सब। ई बराबर, तो के जेड ई स्क्वायर बाई 2 माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये वैल्यू मिल जा रही है आपको। तो यहां से देखो तो के जेड स्क्वायर का ये आधा है, के जेड स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, निकाल लो, कॉमन ही कर लो। तो ई बराबर क्या हो, कॉमन ले लो के जेड स्क्वायर को, तो छूट तो रहा नहीं ना, ठीक है, नहीं छूट रहा। एम वी स्क्वायर बाई क्या, के जेड स्क्वायर बाई आर। अच्छा, यहाँ पे आर छूट रहा है, मैं वही कुछ कह रहा था, कुछ छूट रहा है, के जेड स्क्वायर बाई आर, क्योंकि फिर घटेगा कैसे, आर मतलब 2 आर। हाँ देखो, हाफ है ये फुल है, कॉमन ले लो यार, तुमको नहीं क्लियर होगा तो के ले लो, हालांकि दिमाग में घुस जाना चाहिए। के जेड स्क्वायर कॉमन ले लो अपॉन आर, तो नीचे क्या हो जाएगा 1/2 -1, एक में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा, आधा।
तो माइनस आता तो माइनस आगे लग जाएगा, मतलब ई टोटल इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन, दो दो का दो बचेगा, एक बटा दो बचेगा, तो यहाँ पे 2r हो जाएगा। ये ई टोटल आ गया। ई टोटल यहाँ से देखो तो क्या दिख रहा है, ई टोटल इज व्हाट, यहाँ देखो कितना कमाल की चीज रिलेशन। ये बच्चे क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वैल्यू किसकी है ये देखो तो, ये वैल्यू किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है के जेड ई स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं है। तो मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हो, माइनस ऑफ 1/2 पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ 1/2 पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, ई टोटल। ये एनर्जी की पूरी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, हमें यहाँ पे जो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल है, बार बार जब एटॉमिक मॉडल है तो मुझे एन और जेड के एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुटअप करना है। तो चलो एन और जेड के वैल्यू के एक्सप्रेशन हम लोग लेके आते हैं। ये ई टोटल 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है। हमें जाना होगा आर की वैल्यू पे। तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, 1/1 करके नोट करें, देखते हैं क्या मिलता है। इसको उठा के लेगा फिर से। तो ई टोटल इज नथिंग बराबर, के को ऐसे ही रहने दो, जेड ई स्क्वायर को ऐसे रहने दो, अपॉन 2। अब आर की वैल्यू से स्टार्ट करो, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही कहानी थी ना, अपॉन, देख लो एक बार पीछे आ जाते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर उल्टा क्यों जा रहा है, 4 पाई स्क्वायर के, 4 पाई स्क्वायर के ई। अब एक बार थोड़ा सा चेक कर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगी, तो पूरी गड़बड़ होगी, के ई स्क्वायर पे एम है, के ई स्क्वायर पे एम। इसके साथ जेड भी था बच्चे, कहाँ जेड गया, देखो जेड साइड में रखा हूँ, तो जेड भी लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेड को भी यहाँ लेके जा रहे हैं। तो बच्चे ये पूरा नीचे वाला चीज यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो ई टोटल इज नथिंग, माइनस का साइन चल रहा है, ये के का के मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए के, पहले जेड का कर लेते हैं, जेड का जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड और ये जेड मल्टीप्लाई करेगा तो जेड स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी जो है सब कांस्टेंट एक तरफ कर दो, के स्क्वायर हो गया, के का के मल्टीप्लाई किए के स्क्वायर, ई का ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पे पावर 4 हो जाएगा। हेलो, एम ऊपर जाने दो चुपचाप, उसको एम ऊपर चला गया, और कुछ बचा है, 4 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर भी जाएंगे, मतलब 4 पाई स्क्वायर चला के चला गया, ई स्क्वायर एम सब चलेगा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा एन स्क्वायर को भी साइड कर दो, एन स्क्वायर साइड करो तो क्या बचेगा, 2h स्क्वायर। ये कहानी बन जा रही है। और बच्चे ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है भाई। के की वैल्यू 9×10⁹ होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.9×10⁻19 होता है। ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एच क्या होता है बच्चे, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ये सब आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनली ई टोटल यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा एनर्जी जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि याद को उसी में याद भी करना होता है, ई टोटल इज व्हाट, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जेड स्क्वायर, तो बच्चे जेड के ऊपर स्क्वायर है, जेड के ऊपर क्या है, ये स्क्वायर है आपका। ये वैल्यू आपका फाइनली आ गया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 13.6। किसी भी सेल का एनर्जी कैलकुलेशन यहाँ से बड़े आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये आपका वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जूल में कन्वर्ट आप खुद से कर सकते हो साइड में। ये तो वैल्यू यहाँ पे आ गया, चलो कहीं कुछ मिटा लेते हैं तो दैट की चीजें आपके लिए आसान हो जाए। इधर कहीं मिटा लें, पीछे मैंने आपको बताया भी था, चलो इसी को मिटा लेता हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होते हैं। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। पुट अप कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आना होगा सो आ जाएगा। तो अभी उतना मुझे टेंशन नहीं लेना है, आप मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू रखो, जूल में ला सकते हो। अब 90% क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सॉल्व करने वाले हैं।
बार बार जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। होपफुली ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट है बच्चे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी है, सिंपली इसको भी कैलकुलेशन कर दो, ये फाइनल कैलकुलेशन है, फाइनल फॉर्मूला है। तो क्या करना है हमें, हमारे पास सिंपल सा वही सेंट्रीपिटल फोर्स वाला उठाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यू हमारी आ सकती है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चे किसके बराबर होता है? तो आपको मालूम है ये बराबर होता है k ZE² के, राइट, यही वैल्यू थी आपकी। तो यहाँ से r² के, तो यहाँ से r से कट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है बच्चे, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो mv²r के, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा वैल्यू क्या आना चाहिए, मेरा एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, n और z के फॉर्म में होना चाहिए। उसी के लिए जितना पापड़ बेलना है बेल लीजिए। अब इसमें आपको क्या ही मालूम है, कुछ आपको आ रहा है, तो एक काम करो ना, इसको mvr इसको गायब कर देते हैं, एक भी तो बच ही जा रहा है ना, कि ZE² लिख देते हैं। अब बच्चे mvr बराबर आपको क्या मालूम है, mvr बराबर NH/2 पाई, राइट। उठा के पुटअप कर दो mvr बराबर NH/2 पाई यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट कर दो, ये मिल जाएंगे आपके NH/2 पाई बराबर NH/2 पाई इंटू क्या है बच्चे, v है तो वेलोसिटी कर दो, माफ कीजिएगा, इंटू v बराबर k ZE²। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, k ZE² अपॉन 2 पाई, मल्टीप्लाई करिए, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई करेगा और NH यहाँ नीचे आ जाएगा, साइड में सबको कर लो, आंसर आ गया, v बराबर, साइड में आंसर ये v बराबर, z को साइड में कर दो, n को साइड में कर दो, Z/n एक साइड कर दीजिएगा, जो बच गया उनको ऐसे लीजिए, k E² 2 पाई अपॉन NH। बच्चे ये सब कांस्टेंट है, के E² 2 पाई NH सभी के सभी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू है तो बच्चे इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू जब सॉल्व होती है तो लगभग v बराबर 2.188 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। Z/n तो मल्टीप्लाई ही करना भूल गए, ठीक है, तो Z/n चल जा भाई, ना चलेगा, Z/n और इसकी वैल्यू क्या हुई, मल्टीप्लाई 2.188 इंटू 10⁸ बच्चे 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। अच्छे से लिख दो इसको। तो v बराबर क्या मिला तुमको, v बराबर मिला Z/n 2.188 इंटू 10⁸ Z/n। सिंपल सा फॉर्मूला आपको आ गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आपको 3 फॉर्मूले थे। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चे, रेडियस का फॉर्मूला था आपका 0.529 n² अपॉन z। हाइड्रोजन के लिए z हर जगह 1 हो जाएगा, तो अपने आप से हटा सकते हैं यहाँ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था, ई टोटल की वैल्यू क्या आपको निकल के आई थी, -13.6 Z²/n²। तो ये तो सारे कैलकुलेशन थे जो आपको मैंने दिखा दिया, आपको बस ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं और कुछ नहीं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो इस तरह से बोहर के एटॉमिक मॉडल सारे आपके चले आए। चलो एक बार फिर से समरी कर लेते हैं फटाफट। तो समरी हमने क्या किया था, मैंने बोहर के एटॉमिक मॉडल को सिखाया, बोहर के एटॉमिक मॉडल्स में क्या क्या थे, फटाफट एक बार लाइन देख लेते हैं ताकि चीजें दिमाग में फिर से बैठ जाए। इलेक्ट्रॉन होता है किसी सर्कुलर पाथ पे नहीं रोटेट करता है बच्चे, किसी फिक्स सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे, वहां से एनर्जी कोई लॉस नहीं होता जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जब तक वो किसी और जब तक कि वो वहां से जंप करके किसी और वाले सेल में ना जाए। जब अलग सेल में जाएगा तो एनर्जी लॉस और गेन की घटनाएं घटेंगी, ठीक है ना। ये दूसरे ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रहता है, ठीक है ना, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है, ये ध्यान रखेंगे। निगेटिव चार्ज की कहानी हो गई, रिवॉल्व वाली कहानी हो गई। दूसरी चीज, पहला तो स्टेटमेंट सबके लिए क्लियर था कि न्यूक्लियस बीच में प्रोटॉन वगैरह होते हैं। अगला कहानी जो मुझे समझाना वाला वहाँ पॉइंट है कि जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं बच्चे mvr वो इक्वल होते हैं NH/2 पाई के। n क्या है,
आपके नंबर ऑफ सेल हैं ये क्वांटाइज होते हैं, n का मान 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी 1.5 2.5 जैसी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, मतलब n की वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीपल 2 है, 1 का मल्टीपल 3 हो सकता है, 1 का मल्टीपल 4 हो सकता है, 1 का मल्टीपल 5 हो सकता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चलेंगे। हर स्टेशनरी ऑर्बिट की एक डेफिनिट एनर्जी होती है जिसको हम एनर्जी लेवल के टर्म से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ती जाती है। एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस नंबर ऑफ मतलब न्यूक्लियस आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन सिंपल से mv²/r k q1 q2/r²। यहाँ पे एक जेडी होगा बच्चा चार्ज, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। याद रहे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें माइनस साइन नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं रखा। सिर्फ मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन किया, mv²kz e²/r, बाकी कैलकुलेशन था, वैल्यू पुटअप करते गए। कुछ आपका रेडियस 0.52 n²/z, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रख लेना है। अगला, तो यहाँ से कहानी क्या है, ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालना था बच्चे। तो यहाँ पे के क्यू एन क्यू पोटेंशियल एनर्जी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी में जब चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं, मतलब जो दोनों चार्ज होते हैं दोनों चार्ज के साइन पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे जेड ई हो गया, यहाँ पे माइनस ई हो गया, भाई जेड ई न्यूक्लियस का था तो पॉजिटिव था, ये माइनस ई हो गया। आर वैल्यू पुट अप किए, कैलकुलेशन कर ली। अच्छा ये सब चीजें आप क्लास 12 में सीखने वाले, घबराओ मत, इसको क्लास 12 में फिर से वही पढ़ोगे। mv²/r k z² सब क्वेश्चन सॉल्व करते गए, फाइनली हमें ई की वैल्यू z²/n² समथिंग, यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन आया जिसकी वैल्यूएशन करने पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 आता है, तो -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन mv²/r कैलकुलेशन कर दिया, बाकी सब चीजें आपकी वेलोसिटी के टर्म में। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे, उन सबों को 1 बाय 1 करके देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, थैंक यू।